नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम तालीम और रोज़गार में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेज़बान ग़ज़ाला परवीन। डीडी उर्दू के ज़रिए आज हम आपके सामने कैरियर और गाइडेंस की एक नई सीरीज़ लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आज का हमारा मौजू है मेडिकल लाइन में कैरियर। डीडी उर्दू की ये ख़ास कोशिश हमारे नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की और फ़रोग़ के लिए है। 12वीं के बाद जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में जाते हैं वो या तो इंजीनियरिंग और या फिर मेडिकल लाइन में अपने कैरियर बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं वो पीसीबी सब्जेक्ट यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंतखाब करके मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा से ही इंसानों की सेहत और इलाज के पेश नज़र अहमियत और वफादियात का हामिल रहा है। आज हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माहिरीन डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में और इंटरनेशनल फेलोशिप हैं एनसीसी जापान से, और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर संदीप महाजन, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स से। साथ ही साथ मौजूद हैं हमारे कुछ स्टूडेंट और कुछ वालिदैन भी। मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम करती हूँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे जो स्टूडेंट एमबीबीएस में जाते हैं तो एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 12वीं के बाद कौन से क्राइटेरियाज हैं? एमबीबीएस का एम आप हासिल करना चाहते हैं तो एक डेफिनेटली एक बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस आपको कड़ी परेशानी यानी काफ़ी हार्डवर्क के बाद आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। और इसका जो बेसिक क्राइटेरिया जैसे आपने बताया है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी से आपका 12th हुआ हो और उसके बाद लगभग आपकी जो एज क्राइटेरिया होती है वो 17 ईयर्स की हो और आपका जो परसेंटेज है वो अगर 50% से ज़्यादा है और जो कॉम्पिटिटिव जो परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतने आपके चांसेस होंगे आपको अपनी एम की तरफ जाने के। ये बेसिक क्राइटेरिया है कि भाई आपकी एज 17 ईयर्स हो, पीसीबी से आप क्लियर्ड हो और परसेंटेज आपका जितना ज़्यादा हो एलिजिबिलिटी के लिए उतना आपको हेल्प करेगा। डॉक्टर संदीप, आप क्या बताना चाहेंगे कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एंट्रेंस के टाइम पर? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बहुत, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत कमिटेड लोग आने चाहिए, क्योंकि आगे की ज़िंदगी अगर आपने बाकी दुनिया की मदद करनी है, बाकी लोगों का इलाज करना है, मदद करनी है, तो आपकी लाइफ की कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग जो वाकई इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो इतनी काबिलियत भी रखते हैं और साथ साथ इतनी डेडिकेशन और कमिटमेंट भी रखते हैं, वही लोग इस प्रोफेशन में आने चाहिए। क्योंकि कई लोग इस प्रोफेशन में अपनी काबिलियत पे तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में अंदर से वो इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने होते और फिर वो इस प्रोफेशन में घुटन महसूस करते हैं और जितना अच्छा शायद वो अपनी काबिलियत से किसी और प्रोफेशन में कर सकते थे उतना अच्छा यहाँ पे नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं एक डॉक्टर बनने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं? इस प्रोफेशन में इज्जत है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, मतलब हर चीज़ जो एक इंसान को चाहिए वो इस प्रोफेशन में पॉजिटिवली है। हाँ, इसके अंदर आपकी कड़ी मशक्क़त है, काफ़ी मेहनत है, कई साल आपको लगते हैं और वो जो दौरान जो साल होते हैं आपको बस अपनी मंजिल को देखना है, बीच में इससे दूर नहीं होना है किसी वजह से। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं कि भाई सबसे बड़ी बात, आप एक इंसान की खिदमत कर रहे हो आप और इसके बदले में आपको सब कुछ मिलता है जैसे मैंने बताया है आपको। और इसका जो ड्रॉबैक बस वो यही है कि भाई इस प्रोफेशन काफ़ी लंबा है, दूसरे प्रोफेशन की तरह नहीं कि भाई दिस इज़ द एंड 5 साल के बाद आप ये होगी। इसमें ऐसे होगा कि आप ग्रेजुएशन करते हो जिसमें लगभग 6 साल लगते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो जिसमें लगभग 3 साल लगते हैं, उसके बाद आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो, उसके बाद 3 साल लगते हैं जब तक आप प्रोफेसर बनते हो। मतलब हर स्टेप पे आपके अंदर आपको पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते ऐसे नहीं, जैसे ही आप एमबीबीएस हो जाते हो आपकी सैलरी जो पैसा है वो आना शुरू हो जाता है आपको, और फिर उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो पढ़ते पढ़ते आपको पैसे भी मिलते रहते हैं, आप पढ़ाई भी करते रहते हो। अब आपके अंदर ये होता है कि भाई आप कहाँ तक जाना चाहते हो। सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा लंबा प्रोफेशन है, बट जो भी इस प्रोफेशन में जाता है उस प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करता है। क्यों इंजॉय करता है कि भाई एक तो खिदमत है और जो चीज़ इंसान के लिए चाहिए जीने के लिए वो सब कुछ इसके अंदर आपको एज अ टोकन आपको मिलते रहता है। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एमबीबीएस के बाद आगे कैरियर के ऑप्शंस कैसे हैं? जो लोग एमबीबीएस कर लेते हैं उसके बाद आगे क्या ऑप्शंस हैं, क्या करते हैं वो?
देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जितनी दूर आप जाना चाहें इस प्रोफेशन में आप उतनी दूर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस जिसने किया वो बेकार है, उसके पास भी इतनी तालीम आ जाती है, इतनी एजुकेशन आ जाती है कि वो किसी भी मर्ज का या किसी भी आदमी का ठीक इलाज कर सकता है। हमारे देश में जैसे आपने बताया, जनसंख्या के हिसाब से, लोगों के हिसाब से डॉक्टरों की अभी भी कमी है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मामूली एमबीबीएस डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या पेरिफेरी में जाके काम कर रहे हैं, तब भी आपको सब चीज़ें मिलेगी, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और वहाँ काम करने का मौका मिलेगा जहाँ पे और कोई काम नहीं करना चाहता। अगर आप और एकेडमिक ओरिएंटेड हैं, अगर आप शिक्षा में और आगे जाना चाहते हैं, तो आप अपना फील्ड चूज करके, चयन करके स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तमाम प्रणालियों में स्पेशलाइजेशन है। मोटी मोटी तो सबको पता है कि फिजिशियन बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, ऑर्थोपेडिशियन बन सकते हैं, बच्चा रोग बन सकते हैं, जच्चा रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी अलाइड साइंसेस हैं जिसमें आप साथ साथ स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो लैब मेडिसिन हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो। तो आपकी काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे आप आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने को चूज भी कर सकते हैं कि आप क्लिनिकल साइड में रहना चाहते हैं या क्लिनिशियन से अटैच होके मरीजों की दूसरी तरह से सेवा कर सकते हैं, चाहे आप पैथोलॉजिस्ट बन के रोग पकड़ रहे हों, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन के बहुत सारे नए किस्म के रोगों की खोज कर रहे हों, या आप बिल्कुल इनिशियल साइंसेस में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जाके आगे लोगों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हो। तो एमबीबीएस के बाद आपके पास फिर उतना ही खुला मैदान है कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं। जो स्टूडेंट एमबीबीएस के बाद जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज ज्वाइन कर लेते हैं छोटी जगहों पर जाकर, तो वो लोग आगे कैसे मतलब एमएस करते हैं या आगे की तालीम को कैसे अपने परस्यू कर सकते हैं? ज़्यादातर स्टेट सर्विसेज में आपको इसके बाद अगर आपने 3 साल या 5 साल सर्विस कर ली है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है फर्दर एजुकेशन के लिए, फर्दर तालीम के लिए, एमडी, एमएस या कुछ और करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सरशिप देती है, जिससे कि आपको एक तरह से सिलेक्शन आसान हो जाता है क्योंकि सीट्स फिक्स्ड होती हैं और आपकी सीनियरिटी भी रहती है सर्विस में। तो आप इनिशियली काम करने के बाद उसके बाद आगे उसको बढ़ा के और स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जरूर। ये तो डॉक्टर साहब ने तो आपको इतने बताए, ये जैसे है ना एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, मतलब आप दूर से देख रहे हैं कि भाई एमबीबीएस है, लेकिन जब आप उसमें चले जाते हैं तो इतने ऑप्शंस उसमें आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मान के चलिए कि मोर देन 100 सब स्पेशलिटीज़ आ जाते हैं। और रही बात रोज़गार की, आप एमबीबीएस करते तो आपका तो रोज़गार आपके साथ है, आपने अपनी क्लिनिक डाल दी, तो ये नहीं सोचना है कि बाद में आपको जॉब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप कैसे ये करोगे। वो तो एश्योरेंस जिस दिन आपने भर्ती हुई उसी दिन से आपका वो एश्योरेंस हो गया कि भाई आप ज्वाइन कर लिए तो आपका जॉब तो है, आपकी इनकम, कभी आप भूखे नहीं मरोगे। इतना तो इस रोजगार में ज्यादातर नहीं है। इसमें आपकी एक मतलब लाइफ की सिक्योरिटी तो है कि आपको रोजगार मिल जाएगा एमबीबीएस के फौरन बाद, एक प्रोफेशन आपको मिलेगा। मतलब रोजगार की इसके अंदर फिक्र नहीं करनी, जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपका रोजगार आपके साथ है। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनने के बाद एक इंसान की लाइफ कैसी होती है? अगर आप जैसे कि आप एक डॉक्टर बनते हैं, जैसे आपने एमबीबीएस किया है, तो आपके अंदर डेफिनेटली आप एक स्टेप आगे गए हैं, लेकिन आप अगले वाले स्टेप को देख के ये सोचते हैं कि अभी मैं पीछे हूँ। और ये आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अब आपने सिर्फ एक स्टेप लिया, आपको तो मंजिल आपकी बहुत दूर है। इसमें क्या होता है, आदमी थोड़ा सा डरा हुआ होता है, भाई अब आगे कैसे। आदमी एक स्टेप निकालता है तो दूसरे स्टेप में पहुंच जाता है। और जो लाइफ होती है स्टूडेंट की, अगर देखें तो काफ़ी इंजॉय भी करता है स्टूडेंट इस फील्ड में। फिर बाद में जब स्टेप 2 में जाता है, उसकी रोजगार भी उसके साथ लगती है, और जब सारे इतने ऑप्शंस उसके सामने आ जाते हैं तो वो सोचता है कि भाई क्या होगा। बट स्टेप बाय स्टेप, 1 साल में हो सकता है उसको ना मिले सीट, क्योंकि कई बच्चे कई मेहनत करते हैं। तो ये ना डिप्रेशन हम ले लें कि भाई 1 साल में नहीं मिला तो मेरा हो गया, एंड ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बच्चे 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली उनकी मेहनत ज़्यादा है, तो इसको इस बार उन्हें मिलेगी और फिर अगली बार आप, हाँ डेफिनेटली जो बंदा 2 साल से पढ़ रहा है उसको आप 1 साल में तो कॉम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, उसकी लगन मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अपनी लगन मेहनत को कम ना करें, डिप्रेशन में ना जाए, बल्कि आगे बढ़ते जाएं। फिर उसके बाद जब आप एमएस करते हो, एक स्पेशलिस्ट बनते हो, फिर आपको लगता है कि भाई इमरजेंसीज हैं, ये हैं, इस तरह से जब फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो, जब आप अपनी मंजिल पे जाते हो, तो आपकी जब मंजिल पे आप पहुंच जाते हो, आपकी जो लाइफ है बिल्कुल यानी एकदम सॉलिड हो, आपके
एक एग्जाम्पल हो और सबकी आप खिदमत कर रहे हो। मतलब लाइफ जो होती है एज अ डॉक्टर वो काफ़ी इंजॉयबल है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। और एक तरफ से आप, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि अगर किसी ने आपको आपकी सर्जरी के 1 लाख रुपए दिए और आपने उसकी जान बचा ली, मानो कि आप तो उसके 1 लाख रुपए वापस कर सकते हो, जो आपने ह्यूमैनिटी के लिए जो किया है वो और उसकी फैमिली आपको वापस नहीं कर सकती है। मतलब इस तरह से जो फील्ड होती है इसको आप काफ़ी इंजॉय करते हो। और ये नहीं, और हाँ सही बात है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना, लेकिन आप जैसे स्टेप बाय स्टेप जाते जाते हो आपको लगता है, जैसे कि मैं जब फर्स्ट टाइम MBBS में जब गया था तो मुझे पहले लगा था भाई ये क्या पहाड़ है, आगे क्या होने वाला है, यही मानते हैं सब लोग। और फिर जब मैंने फाइनल का एग्जाम दिया और मैं आया था बस इतना ही था। जब मैं जाता था तो एनाटॉमी में जब पहली बार गया था तो मैं बॉडी को देख के, कैडेवर को देख के डर गया। बिलीव मी, मुझे वॉमिट होगी, मैं बाहर चला गया। और फिर उसके बाद जब मैं सर्जरी में फर्स्ट टाइम मैं OT में गया तो एक छोटा सा सर्जरी हो रही थी, मैं जाके खड़ा हो गया, मुझे चक्कर आ गया, मैं बाहर निकल गया। लेकिन आज वही 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आप किसी की जान बचाने में लगाते हो। आप एक है ना, शुरू में आपको ये घबराहट सी होती है, घुटन सी होती है, डर सा लगता है, लेकिन बाद में जब आप मैच्योर करते हो, अपने रिजल्ट पे पहुंचते हो, अपनी मंजिल पे पहुंचते हो, जिंदगी बिल्कुल, मैं तो अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड करूंगा और आप लोगों के लिए भी मैं इस फील्ड को रिकमेंड करूंगा। तो डॉक्टर ये एक बात और बताएं आप हमें कि जैसे कि MBBS करके इंटर्नशिप में स्टूडेंट जाते हैं तो उनका अपने सीनियर जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, या जो सीनियर्स होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है उन लोगों के साथ? जी हाँ, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, डेफिनेटली मैं जानता हूँ आपने किसी हॉस्पिटल में गए होंगे और आपने देखा होगा, ये ऑब्जर्वेशन है कि जो जूनियर डॉक्टर होता है कि भाई उसको थोड़ा सा रगड़ा जाता है, उससे काफ़ी काम किया जाता है, उसको ये दिखाए, ये एक टीचिंग का एक ये है तरीका है जो उसके साथ हो रहा है। जो सीनियर डॉक्टर बैठा है वहाँ पे उसके साथ भी यही हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं ये कहूंगा, मेरी ये नसीहत है कि बिल्कुल ब्रदरली, जैसे घर में रिलेशन होता है, छोटे भाई को डांट के, कभी समझा के, कभी प्यार से, और जो बड़ा भाई होता है उसको जहाँ जहाँ गाइडेंस चाहिए, भाई आप ऐसे पढ़ो, ऐसे गाइड करो, आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना चाहिए, इस तरह से ये भाईचारा होना चाहिए आपस में। डॉक्टर संदीप, क्योंकि आप तो एक गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक डॉक्टर का और एक मतलब जो अपने जो और सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसके साथ कैसे रिलेशंस होते हैं? देखिए, डॉक्टर आपको शायद एक चेहरा दिखता हो लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम है जी। जब भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हमेशा वो पूरी टीम ही डॉक्टर के साथ चलती है। शायद करने वाला मैं हूँ लेकिन मेरे पीछे मेरी मदद के लिए बहुत है, और यही एक पार्ट है जो रियलाइज करना बड़ा ज़रूरी है, और ज़्यादातर डॉक्टर इस बात को समझते भी हैं। इसलिए सबकी, हमारा जो पूरा टीम होता है जो हम सबका है, उसमें काफ़ी भाईचारा रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद जो जूनियर है उसको लगता है कि अभी मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, बाकी लोग मेहनत कम कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा साइकिल है जो चलता रहेगा। कल को वो सीनियर होगा, कल मैं जूनियर था, आज मैं सीनियर हूँ, और इसी के साथ यही पूरा एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसे वो सीखता रहता है। नहीं तो अगर आप आज समझें कि एक आदमी 18-18 घंटे काम करके भी लगातार कैसे काम चला सकता है, क्योंकि यही पार्ट हमारी ट्रेनिंग में शुरू से ही आ जाता है कि अगर हम अभी हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कल को हम लाइफ सेविंग डिसीजंस इतनी थकान में नहीं ले सकते। डॉक्टर माजिद, आप बताइए कि एक डॉक्टर का एक मरीज के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि मैं जो डील करता हूँ कैंसर के मरीज से करता हूँ, और जैसे कि हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, हर लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। हर साल आप देखेंगे तो 14 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मरते हैं, और ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें ये बीमारी नहीं होती हो। तो जब इस तरह का बीमारी का मरीज मेरे पास आता है तो है ना, उसके जो मेंटलिटी क्या होती है कि उसने किसी मरीज को देखा हुआ होता है कि वो मर गया है, तो उसके वहम एक जहन में होता है कि भाई किसी को कैंसर हो गया तो ये आदमी मर गया, मर जाएगा, इस तरह के वहम के साथ वो आता है। बीमारी जो है शरीर को धीरे धीरे मारती है, लेकिन अगर उसके अंदर ये भय या डर आ गया कि भाई मुझे कैंसर हो गया, मैं मर जाऊंगा, तो उससे क्या होता है कि मरीज बीमारी से बाद में मरेगा, आपके कहने से उसी वक्त मरीज मर जाएगा डर के मारे। तो इसलिए जो हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो उनके साथ जो होता है, बिल्कुल ऐसे समझे कि जो मरीज जो आया है वो कोई और पराया नहीं बल्कि अपना है, और उसको इतनी हिम्मत दें कि भाई वो हिम्मत से अपने बॉडी और अपनी बीमारी से वो लड़ सके, क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बीमारियों से लड़ने के लिए।
तो डॉक्टर साहब अब दूसरा क्वेश्चन आप ये बताइए कि एमबीबीएस जैसा प्रोफेशन फीमेल्स लड़कियों के लिए कैसा है? अगर मुझसे पूछा जाए उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें कहीं नहीं जाना है, जहाँ पे आप घर पे हैं, हॉस्पिटल में, मरीज इनके पास आएंगे। जी जी। इनको बाहर जाके फील्ड में, साइट पे, यहाँ वहाँ काम नहीं करना है। ये बात फीमेल्स को भी पता है, लेडीज को भी पता है। इसलिए अगर आप देखा जाए 2011 तक मेल्स के ज्यादा होते थे एडमिशन। अब 2011 ऑनवर्ड्स 2014-15 तक अगर हम देखें तो फीमेल्स के ज्यादा हो रहे हैं एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। और परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज भी 60% फीमेल्स का है। हाँ, ये बात और है क्योंकि इसमें देखिए टाइम का कोई ये नहीं होता कि टाइम लिमिट नहीं है। लॉन्ग प्रोफेशन है, इसमें मैरिज भी आता है, फीमेल्स के और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। लेकिन मेरे मानो तो ये प्रोफेशन उनके लिए दूसरे प्रोफेशंस के मुकाबले काफ़ी सूटेबल प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें आपको भागदौड़ नहीं करनी है, मतलब कहीं और नहीं जाना है। और इसमें अगर आप चाहते हो तो आप अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते, जैसे कि आपने MBBS किया, फिर उसके बाद पैराक्लिनिकल साइड गए, बच्चों को पढ़ाने वाले जॉब में गए, या फिर आप क्लिनिकल साइड आ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ज्यादा हेक्टिक नहीं करना है, थोड़ा सा लाइट करना है, तो जैसे डर्मेटोलॉजी है, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी है, ENT है, कई ऐसे प्रोफेशन है जिसमें इमरजेंसीज नहीं होती हैं। हमारे स्टूडियो में कुछ फीमेल्स, कुछ लड़की बैठी हुई स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगी कि वो आप लोगों से कुछ अपनी मुश्किलात के बारे में बात करें। मेरा नाम मारिया है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेडिकल एस्पिरेंट्स को कहा जाता है कि वो जो भी पढ़ें उसे अपने टिप पर रखें, तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि उससे पढ़ें कि वो जो भी पढ़े वो एक बार में याद रहे। कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ो तो फ़ौरन से आपको आंसर आ जाना चाहिए, सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम लिमिट्स होती हैं, तो उसको कैसे पढ़ा जाए? जब भी कोई क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें, एक तो चीज़ बड़े कामली करें, और कभी हम जो है ना सडनली आंसर पे ना जाएं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें काफ़ी ट्रिकी होते हैं। लास्ट में जहाँ पे यस आपको लगता होता है कि भाई हाँ इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या सही है, आगे लिखा हुआ है लास्ट में कि भाई नो, तो भाई आप बताओ कि क्या आप पढ़ लेते हो, बोलते टाइम पे टिप पे होना चाहिए और फटाफट आप लिख देते हो। ये नहीं होना चाहिए। जब भी आपका जो अप्रोच हो कामली हो, कॉन्फिडेंटली हो। याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इंटरेस्ट लेके पढ़े। अगर आप सोचें कि आप एक चीज़ को 10 बार रट लेंगे और याद रहेगा, वो कभी नहीं होगा। यही आप उस चीज़ को इंटरेस्ट से पढ़ें, इंटरेस्ट से या किसी अपने नए एग्जाम्पल से पढ़ें, तो बहुत आसानी से चीज़ें याद रहती हैं। मेरा सवाल ये है कि आजकल काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और उसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, और जो मोस्टली जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं हो रहा। तो जो बच्चे चाहते भी नहीं हैं, मतलब उनके माँ बाप की ये ड्रीम होता है कि वो डॉक्टर बने या उस फील्ड में जाएं, तो उनका वो पैसे दे के एडमिशन करा देते हैं, बट उसकी वजह से जो काफ़ी जो बच्चे जो चाह रहे हैं उनका टैलेंट छुप जाता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस भी शायद उतने ही हैं जितने हमारे समय थे, उससे कुछ बड़े ही हैं। सीटें भी पिछले 3 सालों में तकरीबन 1.5 गुनी हो गई हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकारी कॉलेजेस में सीट नहीं बढ़ी है। परेशानी ये है कि लोग शॉर्टकट ढूंढने लग गए। हमारे टाइम, जैसे हमारे बैच में हम बात कर रहे थे, शायद 100 में से 15 ही ऐसे लोग थे जो पहली बार में आए थे, बाकी 80 से 85 लोग दूसरी या तीसरी बार के थे, या कई बार लोग BSc पूरी करके MBBS ज्वाइन किए थे। और हमारा सालाना जो फीस था 360 रुपये था। तो ऐसा नहीं कि मेडिकल बहुत महंगा प्रोफेशन है। अगर आप यही शॉर्टकट ढूंढे कि हाँ मेरा इस साल नहीं हुआ और फिर घर में रोना धोना मचा के माँ बाप को जो जबरदस्ती करके किसी डोनेशन या प्राइवेट कॉलेज में ले जाए, तब बात हो रहा है। मेरा नाम शाइस्ता खान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? हमारे अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमें तो हार्ड वर्किंग होना है, क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। समझे, अगर हार्ड वर्किंग है, अबव एवरेज हैं, तो आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई आपको इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट किस चीज़ का? कि भाई मुझे ह्यूमन एनाटॉमी में इंटरेस्ट हो, बॉडी में इंटरेस्ट हो, और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन बात वही है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी अगर इसके अंदर हो, तो इसे नहीं कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा हो, बस अबव एवरेज हो, हार्ड वर्किंग हो, ह्यूमैनिटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी में इसको अगर इंटरेस्ट हो, अगर ये सारे क्वालिटीज़ उसमें हैं, और सब्र हो रिजल्ट्स के, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है।
हमारे स्टूडियो में कुछ वालिदैन भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपनी सवाल हमारे माहिरीन से करें। मेरा नाम शमशाद अली है और मैं जामिया नगर ओखला से आया हूँ। और डॉक्टर माजी साहब से मेरा एक सवाल है कि अभी आपने बताया कि सब्र से काम लेना चाहिए, गुर्बत में किस तरीके से सब्र से काम लिया जाए? बच्चा जो है हमारा बहुत टैलेंटेड है, PCMB करके चल रहा है आगे, और उसके बावजूद भी जो है गैप चला जा रहा है। लेकिन क्या है कि हमारे पास पैसा इतना नहीं कि हम उसको 1 साल या 2 साल या 3 साल तक हम उसको बराबर तैयारी कराएं। तो अब उसमें सब्र कहाँ तक किया जा सकता है? सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं। तो अब इसमें मैं पूछना चाहूँगा माजी साहब से कि इसमें कुछ मशवरा दें ताकि बच्चों को हम आगे बढ़ाएं। PCMB में 70% लेके आया है, तो किस तरीके से हम सब्र कर सकते हैं? जी देखिए, अगर आपका बच्चा अगर 1 से दूसरे साल अगर ये कर रहा है, दूसरे से तीसरे साल तक वो कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर विल पावर भी है, हार्ड वर्किंग भी है। और रही बात MBBS ही सब कुछ नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर आप देखेंगे मेरे साथ जो मेरे कलीग्स भी थे जिन्होंने कि थोड़ा सा अदर प्रोफेशन भी ले लिया, अल्टरनेटिव प्रोफेशन भी लिया है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब प्रोफेशंस तो सारे अच्छे हैं, आप समझ रहे हैं। आप बस ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। हाँ, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ऑलरेडी इसी में है। अगर ये नहीं उसको MBBS मिल रहा, अगर डेंटल भी मिल जाए उसको या कोई अल्टरनेट मेडिसिन भी मिल जाए उसको, एक तो जाना चाहिए। और अगर नहीं फिर भी बच्चे का ये है इंटरेस्ट है, तो 1 साल और आपको थोड़ा सा है ना ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हाँ गवर्नमेंट तो एक इंडिविजुअल एक बच्चे के लिए तो अलग से वो तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर आप पुअर हैं तो उसके लिए भी कुछ अपने हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने सीट्स रखे हुए हैं। अगर आप कहीं रूरल एरिया से हैं तो उसका एक सीट्स रखे हुए हैं। आप देखें कि इसमें कहीं इस कोटे में भी तो कहीं वो आ सकता है। और रही बात गवर्नमेंट फीस के लिए कई सारे तरीके से लोन्स वगैरह भी रखे हैं। अगर एडमिशन हो जाता है तो लोन्स, और उसके शायद इंटरेस्ट भी उनका कम होता है। इस तरह के भी बहुत सारे, तो आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एट द टाइम ऑफ इंटेंस किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यू शुड नॉट लूज होप। सेकेंड थिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। थर्ड थिंग, आप ऐसे खेलो कि बस ये लास्ट है आपका अटेम्प्ट, इसके बाद और 1 साल बैठ के आप पढ़ने वाले नहीं हो। मतलब उतनी आप जज्बे से, मेहनत से, मशक्क़त से आप पढ़ो और डाइवर्ट मत हो। एक कमरे में बैठ के ना पढ़ो। हमें लगता है कि कमरे के अंदर बैठ के कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं। ज़रा जाके बाहर देखो और स्पेसिफिक पढ़ो। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो हर एक, जैसे कि एग्ज़ाम का एक अपना क्वेश्चन पैटर्न होता है और उसमें क्लियरली डिवाइडेड होता है कि भाई आपको फिजिक्स में से इतने क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री से इतने आएंगे, और मतलब बायोकेमिस्ट्री से, मतलब आपको मतलब बायोलॉजी से इतने आएंगे, और उसमें से इस टॉपिक से 2 मार्क्स आएंगे, इस टॉपिक में 6 मार्क्स आएंगे, इस टॉपिक में 10 मार्क्स। जिस चीज़ में ज़्यादा आते हैं उस टॉपिक पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। हर कोई चैप्टर में अगर मान के चलो कि 10 मार्क्स आते, उस चैप्टर को आप पहले पढ़ो। जो क्वेश्चन बैंक है उसको पहले आंसर करो और कभी भी डोंट गिव अप। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आप ही की तरह हैं, आप ही की तरह है, और उनका भी उतना ही ब्रेन है जितना आप हैं। हाँ, मेडिकल लाइन में एक चीज़ है कि जो जितना ज़्यादा एफर्ट डालता है उतना ज़्यादा वो आगे जाता है। डॉक्टर सदीव, अब मैं पूछूंगी आपसे कि आप आने वाले जो बच्चे डॉक्टर बनने आ रहे हैं या MBBS में एडमिशन लेते हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी इस प्रोफेशन में आता है, सबसे पहले उसे माइंड में यही रखना है कि सब्र, पेशेंस से काम करना है। दूसरा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मतलब ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचना है, और शायद अपनी कैरियर ग्रोथ या पैसा सबसे लास्ट सिरे पे रखना है। अगर वो इसी ऑर्डर में सोचे तब शायद वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अगर वो अपना पहला ऑर्डर रख ले कि मैंने पैसा कमाना है और उसी हिसाब से इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, कई लोग हैं जो बहुत काबिल थे, काफ़ी लायक थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनमें जो पहली 2 चीज़ें थी वो नहीं थी, पेशेंस नहीं था और सर्विस टू ह्यूमैनिटी नहीं थे। वो इस प्रोफेशन को कभी एंजॉय नहीं कर पाए। हमारे आज के मौजू पर हमारे माहिरीन ने आकर जो आपको जानकारी दी है, और साथ ही साथ हमारे जो वालिदैन और जो स्टूडेंट हमारे स्टूडियो में आए, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ हम फिर से मिलेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान गज़ाला को दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।